हाय, मेरा नाम विनती शेठ है और हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है 30 Days to Better English लर्न टू स्पीक एंड राइट मोर इफेक्टिवली बाय नॉर्मन लुइस। और हमारे अगले चैप्टर का नाम है हाउ टू लेट योर पार्टिसिपल्स डैंगल। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि वर्बल्स नाम की एक चीज़ होती है जिसकी तीन डिस्टिंक्शंस है। एक तो इन्फिनेटिव्स, दूसरा आपका जेरेंड और तीसरा पार्टिसिपल। तो जो ये पार्टिसिपल वाली चीज़ है वो ऐसे वर्ब्स होंगे आईएनजी फॉर्म वाले जो कि फंक्शन करेंगे एज एन एडजेक्टिव, राइट। सो द पार्टिसिपल इज वन ऑफ द 3 क्लासेस ऑफ वर्बल्स। दूसरे दो जो है वो इन्फिनेटिव और जेरेंड। फिर इट इज़ अ वर्ब विच डज नॉट फंक्शन एज अ वर्ब। सो जो आपके पार्टिसिपल्स रहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके एज एन एडजेक्टिव काम करेंगे, राइट। ऐसे वर्ब्स जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं सेंटेंस में, उसका एक एक्सेप्शन रहेगा, वो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। एंड लाइक एन इन्फिनेटिव इट हैज़ अ वॉइस एंड अ टेंस। तो ऑब्वियसली अगर आप कोई भी एक्शन वाला वर्ड ले रहे हो तो उसको एक्टिव पैसिव वॉइस में आप उसका चेंज कर सकोगे और आप उसके टाइम लाइन के हिसाब से आप उसका टेंस भी चेंज कर पाओगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा सीइंग, परफेक्ट एक्टिव पार्टिसिपल रहेगा हैविंग सीन और परफेक्ट पैसिव पार्टिकल रहेगा हैविंग बीन सीन, राइट। सो प्रेजेंट पार्टिकल्स एंड इन आईएनजी, राइट। ये आपके थोड़े रूल्स हैं कि आपको पता चल गया है कि सेंटेंस को आपको प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, एज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस या ऐसे किसी टेंस में रखना है तो आप वो वाले जो भी पार्टिसिपल वर्ड्स होंगे उसकी एंड आईएनजी वाले वर्ड से लगाएंगे, जैसे गोइंग, कमिंग, स्पेंडिंग, हैविंग एट्सेट्रा। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और जेरेंड्स में जो उनकी फंक्शनैलिटी होती है, यानी उनका जो काम है, राइट, वो चीज़ आपकी अलग रहेगी। जेरेंड जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये दो चीज़ों को मिला के अगर आपका नाउन बनेगा, एज इन आपके वो मिक्सचर का मीनिंग नाउन इम्प्लाई होगा तो वो जेरेंड रहेगा। और पार्टिसिपल्स आपके हमेशा एडजेक्टिव्स रहेंगे, राइट। सो जेरेंड्स फंक्शनिंग एज सब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स। सो देखो अगेन जेरेंड क्या थे, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि नाउन का काम कर रहे थे। जैसे द गोइंग इज रफ, तो यहाँ पे अगर हमको ऐसे कहना है कि भाई लाइफ बड़ी रफ से चल रही है, राइट, या ये जो जॉब है मेरी वहाँ पे थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है टास्क या काम करना एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो तुम्हारा फ्रेंड आके तुमको पूछ रहा है हाउ इज योर जॉब, सो यू आर गोइंग टू से द गोइंग इज रफ, राइट। तो इस केस में गोइंग से आपने एक्शन नहीं एक्सप्रेस किया, आपने आपकी एक्सपीरियंस अबाउट योर जॉब एक्सप्रेस की, राइट। मतलब आपने बेसिकली किसी एक्सपीरियंस को नेम दिया, और जब भी आप किसी को भी नेम दोगे तो वो क्या हो जाएगा, नाउन। और जैसे आईएनजी फॉर्म को आप नाउन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आप नाउन के तरीके से यूज़ करोगे तो वो आपका जेरेंड हो जाएगा। सिमिलरली जेरेंड फंक्शनिंग एज अ प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव क्या थे आपके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉपुलेटिव वर्ब, राइट। सो कॉपुलेटिव वर्ड्स क्या थे, फॉर्म्स ऑफ टू बी, जैसे इज, आर, वर, वॉज एट्सेट्रा। सो यहाँ पे कॉपुलेटिव वर्ब इज है और ये सीइंग इज। तो जैसे हमने देखा था कि किसी भी सेंटेंस में हम लोग एक डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट को डालते हैं ताकि हमको पता चले कि नाउन एज इन सब्जेक्ट, नाउन और वर्ब, ये तीन चीज़ क्या करना चाह रही है या किसके बारे में करना चाह रही है। तो सीइंग इज बिलीविंग में हम जो जेरेंड, क्यों हम उसको जेरेंड तरीके हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, इज बिकॉज यहाँ पे जो हमारा एक्शन है वो कंसीक्वेंस दिखा रहा है आपको, राइट। दैट इज़ वाई यहाँ पे दिस बिकम्स अ जेरेंड रादर देन अ वर्ब, राइट। फिर जेरेंड फंक्शनिंग एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स, ओके। तो आई जो है आपका वो है आपका सब्जेक्ट, एन्जॉय है वो आपकी एक्शन है, और आई एन्जॉय, आप क्या चीज़ एन्जॉय करते हो, तो
एक एक्टिविटी है, राइट, दिस इज नॉट योर एक्शन, दिस इज द नेम ऑफ योर एक्टिविटी, तो वो आपका रहेगा वर्किंग, स्विमिंग, रोइंग एट्सेट्रा। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें आपकी जेरेंड्स हैं। और जेरेंड फंक्शनिंग एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, तो वी डू नॉट बिलीव इन ग्रोइंग ओल्ड। सो ये जो डू नॉट बिलीव वाला है वो आपका जो एक्शन है वो हो गया। बट आप किस चीज़ में बिलीव नहीं करते, तो एज बढ़ने की जो फिनोमेना जिसको हम बोलते हैं उसमें आप बिलीव नहीं करते, विच इज़ वाई यहाँ पे ये वर्बल आपका जेरेंड है। सो आई होप अभी तक आपको जेरेंड और इन्फिनेटिव ये दो चीज़, ये वीडियो और इसके आप पहले वाले वीडियो से आपको ये डिस्टिंक्शन क्लियर हो गया हो। मूविंग ऑन, अ पार्टिसिपल इज ऑलवेज एन एडजेक्टिव विद अ सिंगल एक्सेप्शन, जैसे सीइंग मी ही टर्न पेल। सो जैसे ही टर्नड पेल मतलब उनका रंग उतर गया, राइट, हम बोलते हैं ना डर के मारे सफ़ेद हो गया और समथिंग लाइक दैट। तो समवन केम एंड सॉ यू और उनका इस हिसाब से कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो आपका पार्टिसिपल है वो मॉडिफाई कर रहा है किसी चीज़ को, राइट, किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, तो आपको देख के ये इंसान का रंग उतर गया, राइट। तो आप एडजेक्टिव की डेफिनेशन याद करिए, एडजेक्टिव यूज्ड टू बी अ वर्ड दैट कुड मॉडिफाई और लिमिट अ नाउन, राइट। तो ये चीज़ आपकी पार्टिसिपल्स में फिट होएगी। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बी पार्ट ऑफ अ वर्ब फ्रेज एज इन द कंटिन्यूअस टेंस। तो ऑब्वियसली टेंसेज आप इसके अंदर देख पाओगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आपको थोड़ा दिखेगा, जैसे ही इज सीइंग अ प्ले या ही वॉज गोइंग होम, राइट। तो ये डिस्टिंक्शन जैसे लाइक अभी तक अगर आप न्यू हो इंग्लिश ग्रामर के लिए तो आपने कुछ वर्ड्स की लिस्ट बना के रखी होगी, जैसे सी, ईट, वर्क, ये सारी चीज़ें तो वर्ब ही होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ वर्ब ही हो, ये वर्ब भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आप उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर रहे हो। तो पार्टिसिपल्स के केस में आपका क्या रहता है, पार्टिसिपल के केस में जो वर्ब जैसा दिखने वाला वर्ड होता है वो काम करता है नाउन को मॉडिफाई या लिमिट करने का, इंस्टेड ऑफ नाउन की एक्शन समझाने का, राइट। यही एक मेन डिस्टिंक्शन है। जैसे ये सेंटेंस है हमारा, सीइंग मी ही टर्न पेल। तो यहाँ पे सीइंग जो वर्ड है वो ये जो इंसान जो आपको देख के सफ़ेद हो गया उसको डिफाइन कर रहा है। देन गोइंग होम शी मेट अ वुल्फ। सो गोइंग यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो जो लड़की घर जाते वक्त जिसने वुल्फ को देखा उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। स्पेंडिंग एट दिस रेट यू विल सून बी ब्रोक। सो आप जिस लिमिट से पैसा स्पेंड कर रहे हो आप बहुत जल्दी आपका सारा मनी स्पेंड हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे स्पेंडिंग जो है वो यू को मॉडिफाई कर रहा है। तो आपको जो भी एक्शन या जो भी वर्ड आप कंसिड्रेशन में ले रहे हो उसका कंटेक्स्ट देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उससे डिटरमाइन होगा कि आप वर्ब यूज़ कर रहे हो कि वर्बल, राइट। और ये देखो कंपैरेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है डैंगलिंग पार्टिसिपल, जो कि होता है कि हम काफ़ी बार डिफाइन नहीं करते कि पार्टिसिपल किसको एग्जैक्टली मॉडिफाई कर रहा है। तो उसके हिसाब से हमारे सेंटेंसेस थोड़े एरेनियस या थोड़े से गलत हो जाते हैं। वरना ये वाला जो वीडियो सेशन है आपका वो स्पेसिफिकली अगर आपको ग्रामर समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको डेवलप करना है नॉलेज, उसके लिए रहेगा, राइट। सो ये आपको आई होप बाय नाउ ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अगर आपको फिर भी डाउट्स हैं तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और स्नैपशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, राइट, और उसको आप शांति से बैठ के रीड करिए। नीचे पूरी डिस्क्रिप्शन या जो कहेंगे आपको जो भी डाउट वाले एरियाज होंगे वो समझाए हुए हैं। सो ये आपका डिस्टिंक्शन है वर्ब और वर्बल का। जैसे शी वॉज वॉकिंग इन हर स्लीप, तो यहाँ पे वॉकिंग मतलब बंदी नींद में चल रही थी, राइट।
तो वो चलना जो है वो आपका वर्ब रहेगा। बट अब पार्टिसिपल कहाँ हो जाएगा, तो वॉकिंग इन हर स्लीप शी फेल आउट ऑफ द विंडो। सो वो विंडो से बाहर गिर गई, ये आपका एक्शन है, राइट। बट ये एक्शन हुई किसके कारण, सो बिकॉज शी वॉज वॉकिंग इन हर स्लीप। तो वॉकिंग जो आपका आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ड है वो मॉडिफाई कर रहा है नाउन आपका शी को। बिल्कुल वैसे ही ये दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लाल वाले इंक से जो कलर को वर्ड को हाईलाइट किया गया है वो ऐसा वर्ड है जो कि मॉडिफाई हो रहा है बाय और वर्बल। सो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। फिर डैंगलिंग पार्टिसिपल्स पे से पहले हम एंटीसीडेंट ऑफ द पार्टिसिपल देखेंगे। बेसिकली डिसेंडेंट हम क्यों बोलते हैं राजा के बच्चे को, क्योंकि वो राजा के बाद आया। ये अगर राजा के पापा की आप बात करोगे तो द फादर ऑफ द किंग इज हिज एंटीसीडेंट, ऐसा हो जाएगा, राइट। तो एंटीसीडेंट इटसेल्फ इज गोइंग टू इम्प्लाई जो इसके पहले आई वो, राइट। सो बिना एंटीसीडेंट के सपोर्ट के आपका पार्टिसिपल डैंगल हो जाता है। जैसे आपका ये सेंटेंस है, लिसनिंग टू द रेडियो माई कार वेंट राइट थ्रू द स्टॉप साइन। तो यहाँ पे आपका एंटीसीडेंट डिफाइन नहीं हुआ, तो आपका जो वर्ड जो मॉडिफाई हो रहा है वो आई होना चाहिए, या आप या मी, राइट। बट आपका जो प्रॉब्लम ये हो गया बिकॉज आपने एंटीसीडेंट नहीं डाला अच्छे से, आपका जो वर्ड मॉडिफाई हो गया वो है कार, राइट। मतलब कंप्लीट मीनिंग आपका लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गया। विच इज़ वाई जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एसेज या अगर इंटरव्यूज़ में आप सर्टेन टाइप के सेंटेंसेस यूज़ करते हो तो उसका मीनिंग इट्स समटाइम्स नॉट रियली अंडरस्टूड प्रॉपरली, और इसी को डैंगलिंग पार्टिकल्स बोला जाता है। और इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप पार्टिकल्स को डैंगल करें। देखो अगर आपको ये चीज़ का डिस्टिंक्शन समझ में नहीं आया तो लाइक यू वोंट बी एबल टू स्टॉप इट, और डैंगलिंग पार्टिकल्स ग्रामर ऑफ अलाउेबल एरर्स में आ जाता है। बट जहाँ तक आप अवॉइड कर सको, ट्राई नॉट टू डैंगल योर पार्टिकल्स। सो ABC रैम्बलिंग्स, बिसाइड और बिसाइड्स। अगर आप किसी चीज़ के बाजू में बैठते हो तो आप बिसाइड, बाय साइड ऐसे याद रखिए, ठीक है। बिसाइड इज बाय साइड, तो किसी के बाजू में या किसी चीज़ के इर्द गिर्द अगर आप बैठोगे दैट इज बिसाइड। और ये सब होने के बावजूद या डिस्पाइट दिस, या मतलब शी वॉज बिसाइड्स हर सेल्फ विथ एंगर, राइट। मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई कि शी उसकी नॉर्मल लिमिट्स भी क्रॉस हो गई। तो इन एडिशन टू, मोर ओवर, ऑल्सो, व्हाट्स मोर, इसको अगर आपको दिखाना है तो बिसाइड्स। फिर आई फील बैडली, तो आप कभी भी ऐसे नहीं बोलोगे आई फील सैडली, आई फील हैप्पीली, आई फील जॉयसली। आप ऐसे ही बोलोगे आई फील हैप्पी, आई फील सैड। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको जो एक्चुअली ग्रामेटिकली करेक्ट बोलनी चीज़ है वो है आई फील बैड। पर अगर आप ये चीज़ बोलते हो तो अगेन वो अलाउ करते हैं, बट जस्ट बिकॉज दे अलाउ इट ज़रूरी नहीं है कि आप ये मिस्टेक करते रहें। एंड देन ग्रामर ऑफ करेक्ट यूजेज में ये दो सेंटेंसेज है, विच इज़ शी इज़ वन ऑफ दोज women who run their husbands ragged. She is one of those women who runs her husband ragged. तो यहाँ पे आप सेंटेंस को ब्रेक डाउन करिए। सो हूँ और इज़, ये दो चीज़ को देख के आपको लगेगा कि सेंटेंस सिंगुलर है, राइट। बट यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट या जो वर्ब से एसोसिएटेड जो नाउन है, अरे जो सिंगुलैरिटी या प्लूरलिटी है वो दोज विमेन की आएगी, इसीलिए ये वाली सेंटेंस आपकी करेक्ट रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इन। I'm pretty sure there are some doubts, so let me know down there in the comment section below. You can find me on all of an academy platforms at Binati157, and don't forget to rate, review, recommend, share and subscribe.
हैव अ ब्यूटिफुल डे.